की फीचर्स ऑफ द कन्फाइंड स्पेस, जिसको कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं. व्हाट इज देयर क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द पोटेंशियल हैजर्ड्स इन ए कन्फाइंड स्पेस, क्या क्या पोटेंशियल हैजर्ड्स हो सकते हैं कन्फाइंड स्पेस में, गाइडलाइन रिलेटेड टू परमिट फॉर वर्किंग इनसाइड ए कन्फाइंड स्पेस, की कंट्रोल मेजर्स फॉर एड्रेसिंग द रिस्क, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड. तो कन्फाइंड स्पेस किसको बोला जाता है? कोई बोल सकता है? हाउ वी कैन डिफाइन ए कन्फाइंड स्पेस? एनीवन? Any area which is limited access, entry and exit, and covered from all directions is called confined space. Limit, not only that is one criteria कि limited entry and exit होना चाहिए, but only based on that criteria we cannot define it as a confined space or not. जैसे कि for example अगर एक bottle है, water bottle, it is a limited entry exit, can it be defined as a confined space? No. So there are some other criteria is how we can define a confined space. One of them is it has a limited means of entry and exit. Second criteria is it is not designed for continuous occupancy. Okay. Third criteria is contains or has the potential to contain a hazardous atmosphere. Hazardous atmosphere means there may be toxic or flammable gases or contaminants और effluent उसके अंदर हो सकते हैं. And fourth is contains material with a potential to engulf someone who enters the place. Engulfment हो सकता है, मतलब धस सकता है, कोई भी मटेरियल उसके अंदर दब सकता है, इस टाइप का कुछ हो सकता है. ठीक है, दलदल टाइप का चीज है. Has an internal configuration such that an entrant could be trapped or asphyxiated by a inwardly converging wall or downward sloping floor, जैसे कि स्टोरेज भी नहीं. तो वहां पे अगर ऐसे कोई चला जाएगा, अगर उसके लिए कोई प्रॉपर अरेंजमेंट एग्रेस इनग्रेस जैसे होता है कि जाने के लिए एग्रेस होता है, आने के लिए अगर आने जाने का रास्ता सही नहीं है, he cannot come out, he may trapped inside that container. अगर इनवर्डली डाउनवर्ड है, कन्वर्जिंग वॉल्स है, जैसे कि स्टोरेज भी चौपट से सब में रहता है, तो ये अगर सभी क्राइटेरिया मिट होते हैं, विल सी ए गाइडलाइन कि आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे. तो मल्टीपल क्राइटेरिया फुलफिल होने से हम उसको कन्फाइंड स्पेस बोलेंगे. जस्ट लुक एट दिस फॉर्मेट व्हिच इज इन आवर कन्फाइंड स्पेस एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड SS Pro 01. तो यहाँ पे आप पहले जो ए पे ए वाला जो पार्ट है, स्टेटमेंट्स और कंडीशंस और रिक्वायरमेंट, येस और नो, पहले ये 3 क्वेश्चन हम लोगों को पूछना है. Is large enough and configured such that an employee can bodily enter and perform the assigned work. जो कन्फाइंड स्पेस आप जिसको कन्फाइंड स्पेस डिक्लेयर करना चाहते हैं, क्या उसमें उतना रास्ता है कि एक पर्सन उसमें बॉडीली एंटर कर सकता है. ठीक है, एक पर्सन से अगर उसमें बॉडीली एंटर नहीं कर पाएगा, उतना बड़ा रास्ता नहीं है, देन इट विल नॉट ए कन्फाइंड स्पेस, क्योंकि उसके अंदर तो कोई जाएगा ही नहीं, गलती से भी नहीं जा सकता. तो उसके अंदर हमको जाने का ही नहीं है और काम नहीं करने का है, तो उसको हम कन्फाइंड स्पेस बोलेंगे ही नहीं. अगर वो आने जाने का रास्ता उतना ही है कि आदमी उसके अंदर जा सकता है और वहां पे बैठ के या खड़ा होकर काम कर सकता है, तो उतना स्पेस है अंदर में, और आने जाने के लिए भी उतना स्पेस है कि आदमी के अंदर जा सकता है और आ सकता है, तब उसको हम कन्फाइंड स्पेस बोलेंगे. इट इज येस और नो. अगर ये नो है, देन पहले ही क्राइटेरिया से ये डिस्क्वालीफाइड हो गया, कन्फाइंड स्पेस नहीं है. ठीक है. सेकेंड, हैज लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड मीन्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट. अगर जो एक्सेस है वो लिमिटेड है कि बहुत मतलब मल्टीपल एक्सेस नहीं है, मल्टीपल एक्सेस है, वेल वेंटिलेटेड है, देन इट विल नॉट ए कन्फाइंड स्पेस. अगर जो एक्सेस है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड. ठीक है. थर्ड क्राइटेरिया इज नॉट डिजाइन फॉर कंटिन्यूअस ऑक्यूपेंसी. ये कंटिन्यूअस ऑक्यूपेंसी के लिए डिजाइन नहीं. अगर कंटिन्यूअस वहां पे ऑक्यूपेंसी है, लोग काम करते हैं डेली, देन इट इज नॉट ए कन्फाइंड स्पेस.
और रेगुलर बेसिस पे वहां पे काम होता है, 1 दिन 2 दिन इंटरवल पे या डेली जॉब होता है, देन इट विल नॉट ए कन्फाइंड स्पेस। हाँ, रेगुलर जॉब नहीं है। इफ द आंसर टू ऑल द क्वेश्चन अबव इज यस, देन इट द डीम्ड स्पेस इज ए कन्फाइंड स्पेस। मतलब अगर ये तीनों क्वेश्चन यस होता है, देन आप उसको सोच सकते हैं ये कन्फाइंड स्पेस के लिए डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, देन आपको कंफर्म करना है कि वहां पे आपको परमिट लेके काम करना है, क्या करना है, देन यू विल गो टू द सेकंड पार्ट। इफ द डीम्ड स्पेस, जो पहले यहाँ पे तीनों क्राइटेरिया ये से, क्या उसमें कंटेंट्स और हैज ए पोटेंशियल टू कंटेन हैजार्डस एटमॉस्फेयर, क्या उसके अंदर में कोई हैजार्डस एटमॉस्फेयर है। हैजार्डस एटमॉस्फेयर मींस टॉक्सिक गैस हो सकता है, फ्लेमेबल सब्सटेंस हो सकता है, कुछ एफ्लुएंट्स हो सकते हैं, टॉक्सिक फ्यूम्स हो सकता है, डस्ट हो सकता है। दैट्स डिपेंड ऑन यू कि जो आपका सीरियस हैजार्ड क्रिएट कर सकता है उसके एटमॉस्फेयर में ऐसा कुछ है कि नहीं, यस और नो। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट contains a material that has potential for engulfing an entrant। तो एनगल्फमेंट हो सकता है, दलदल टाइप का चीज है या फाइन डस्ट है जो उसके अंदर जाएगा और धस जाएगा, क्या ऐसा कुछ है। थर्ड क्वेश्चन इज दैट हैज एन इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन सच दैट एन एंट्रेंट कुड बी ट्रैप्ड और एस्पाइशिएटेड। ट्रैप हो सकता है या एस्पाइशिएट, सांस उसका रुक सकता है, बाई इनवर्डली कन्वर्जिंग वॉल्स और बाई फ्लोर, जैसे कि स्टोरेज बीन्स और ऊपर का जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसी टाइप का, which slopes downward and tapers to a smaller cross section। क्या ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन या डिजाइन है उस स्पेस का कि उसके अंदर में जो बंदा जाएगा वो ट्रैप होकर रह जाएगा, क्योंकि इजीली वहां पे कन्वर्जिंग वॉल से डाउनवर्ड स्लोप से बाहर नहीं निकल सकता है, और या उसके अंदर में ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर है कि उसका सांस रुक सकता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, ये और नो। And fourth question is that contains any other recognized serious safety or health hazard। और इसके अलावा आपको भी अगर कुछ लगता है कि नहीं उसके अंदर में कुछ अदर सेफ्टी और हेल्थ hazard है, और ये 4 क्वेश्चन से कोई एक भी क्वेश्चन यस होता है, देन यू हैव टू टेक, अगर आपको उसमें काम करना है तो आपको कन्फाइंड स्पेस की क्लियरेंस लेनी होगी। मतलब यहाँ पे आपका कंफर्मेशन हो जाएगा, इट इज ए कन्फाइंड स्पेस। पहला 3 क्राइटेरिया यस होनी चाहिए, एंड सेक्शन बी में 1 2 3 4 जो क्राइटेरिया उसमें कोई ना कोई एक यस होना चाहिए, एटलीस्ट 1, 3 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, देन इट विल बी डिक्लेयर्ड एज ए कन्फाइंड स्पेस। क्लियर है? नेक्स्ट में कुछ डाउट है? क्लियर है सर। ओके, चलिए, थैंक यू। तो कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए देयर इज ए स्टैट्यूटरी गाइडलाइन दैट इज फ्रॉम फैक्ट्री एक्ट 1948। तो फैक्ट्री एक्ट बोलता है कि नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू एंटर एनी चैम्बर, टैंक, पिट, पाइप, फ्लू और एनी टाइप ऑफ कन्फाइंड स्पेस इन एनी फैक्ट्री व्हिच हैज गैस, फ्यूम, वेपर और डस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट, और इससे कोई और भी कुछ हजार है, unless it is provided with a manual or adequate size of effective means of egress। अगर उसमें जाने के लिए आने जाने का प्रॉपर रास्ता नहीं है तो उसमें काम नहीं होना चाहिए। And second guideline is that no person shall be required or allowed to enter the confined space until all measures have been taken to remove gas, fume, dust, etc. which may be present so as to bring its level within the permissible limit, and to prevent any ingress of such gas, fume, vapor, dust, and unless a certified in writing has been given by a competent person based on tests carried out by him, or such person wearing suitable breathing apparatus or safety belt attached to a rope by which the person outside, which is held by a person outside in the confined space। इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन तब तक कन्फाइंड स्पेस में एंट्री के लिए अलाउड नहीं होगा जब तक ये कंफर्म ना कर लिया जाए कि उसके अंदर में जो भी हैजार्डस एटमॉस्फेयर है ड्यू टू एनी गैस, फ्यूम, वेपर एटसेट्रा, उसको प्रॉपर्ली रिमूव कर दिया गया है, एंड दे आर इन द परमिसेबल लिमिट। मतलब जो उतना लिमिट में है कि
जिसमें ह्यूमन हेल्थ को कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। एंड सेकंड बोलता है कि उसका इनग्रेस होने का भी प्रिवेंशन किया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव आइसोलेशन किया गया है, सो दैट कि हम तो रिमूव कर लिए जो भी गैस था या फ्यूम था या डस्ट था, एंड इनपुट एंड आउटपुट लाइन में भी उसको पॉजिटिवली आइसोलेट किया गया है कि ड्यूरिंग वर्क वो भी वहां पे एंट्री नहीं होगा। सेकेंड एंड थर्ड ये बोलता है गाइडलाइन की एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए काम करने के लिए बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन। एक कॉम्पिटेंट पर्सन को सर्टिफाई करना है कि ऑल दोज जो एनवायरमेंट है वहां पे दैट इज सुइटेबल फॉर वर्किंग बाय प्रॉपर टेस्टिंग विथ सुइटेबल इक्विपमेंट्स। मतलब उसका एटमॉस्फेयर का टेस्टिंग करके विथ ए सुइटेबल इक्विपमेंट, एंड वहां पे आने जाने का रास्ता ये सब है कि नहीं उसको चेक करने के बाद, एंड रेस्क्यू अरेंजमेंट वहां पे है कि नहीं। अगर कोई बंदा वहां फंस जाता, जैसे कि बोलता है कि सेफ्टी बेल्ट पहन के अंदर जाना है, बाहर में कोई हैंडल रहेगा, तो ये जस्ट एग्जांपल है, बट रेस्क्यू अरेंजमेंट। तो ये सब वेरीफाई करने के बाद दैट एक सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, तो अगर ये सब है देन कोई इलेक्ट्रिक नो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट और एनी अदर अप्लायंसेस ऑफ वोल्टेज एक्सीडिंग 24 वोल्ट इज परमिटेड इनसाइड द चैम्बर। तो ये भी गाइडलाइन है। तो ये सब गाइडलाइन अगर फुलफिल होता है देन यू कैन वर्क इनसाइड ए कन्फाइंड। तो ये फैक्ट्री एक्ट में दैट इज ए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट, एंड विथ दिस लीगल रिक्वायरमेंट और एक गाइडलाइन है कि हमारे यहाँ पे जितने भी कन्फाइंड स्पेस होते हैं then we have to declare to the director of factories and boiler DOFB, इसको हम ओडिशा में बोलते हैं DOFB, एंड झारखंड में इसको बोला जाता है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज। तो आइदर DOFB और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को हमको इंफॉर्मेशन देना होता है कि हमारे यहाँ पे इतने सारे कन्फाइंड स्पेस। हमको ये गाइडलाइन के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करके चीफ इंस्पेक्टर फैक्ट्रीज और डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स को इसको हमको रिपोर्ट देना है कि इतने नंबर्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस हमारे यहाँ है। तो इसको हम लोग इंटरनेट में भी, साइट में भी इसको अपलोड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आप इस वेबसाइट में जाइए, डिपार्टमेंट सेफ्टी एंड एर्गोनॉमिक्स टू प्रोसेस सेफ्टी एंड कन्फाइंड स्पेस, वहां पे जाके आपको ये डिक्लेरेशन वहां पे भी आपको एंट्री करना है कि कौन सा कन्फाइंड स्पेस आपके डिपार्टमेंट में है। और जो भी कन्फाइंड स्पेस होता है डिपार्टमेंट का, हर एक कन्फाइंड स्पेस के सामने एक डिस्प्ले होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए उसमें? एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द प्रोसेस, कि अगर कोई गैसियस टैंक है, गैस का टैंक है, तो उसमें इनपुट, उसका अंदर का टैंक का वॉल्यूम, कैपेसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा जो भी है वो होगा, एंड आउटपुट, एंड वहां पे पॉजिटिव आइसोलेशन के लिए कहाँ पे आइसोलेटिंग वाल्व से उसका भी वहां पे डिस्प्ले होना चाहिए ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, एंड वहां पे ये लिखा रहना चाहिए कि अनऑथराइज्ड एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड एंड कैन नॉट वर्क विदाउट क्लियरेंस फ्रॉम ए कन्फाइंड स्पेस। ये सब डिस्प्ले वहां पे होना चाहिए, राइट? तो आज पर टाटा स्टील स्टैंडर्ड कन्फाइंड स्पेस इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरी। ठीक है, that is category A, category B and category C. कैटेगरी A confined space किसको बोलते हैं? जिसमें कोई गैसियस एनवायरनमेंट है, that may be flammable और टॉक्सिक। अगर जो भी वेसल या कंटेनर है उसके अंदर में जो भी मटेरियल हम स्टोर करते हैं या कंटेन करते हैं, that is ये फ्लेमेबल मटेरियल और टॉक्सिक मटेरियल या हाईली कोरोसिव मटेरियल है या थर्मली इंस्टेबल है, जो भी है, और गैसियस एनवायरनमेंट है एंड that is hazardous, then it will be treated as a कैटेगरी ए कन्फाइंड स्पेस। ठीक है, एंड इसका क्लियरेंस कौन देगा? कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होते हैं? कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं टाटा स्टील के, बट उसके लिए क्या है कि जो गाइडलाइन है 1948 फैक्ट्री एक्ट का, वी हैव टू नॉमिनेट सम पर्सन बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन कन्फाइंड स्पेस। हम उसको नॉमिनेट करके सेंड करते हैं चीफ इंस्पेक्टर फैक्ट्री और DOFB के पास। बेसिकली जो उनका रिक्वायरमेंट है उसमें केमिकल इंजीनियर्स और MSc केमिस्ट इस टाइप का रिक्वायरमेंट रहता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में, एंड सम पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेस,
जब उनके पास ये नॉमिनेशन जाता है, जब वो स्टडी करते हैं, दे टॉक विद देम, इंटरव्यू जो भी उनका प्रोसीजर है, आफ्टर फुलफिलिंग दैट दे सर्टिफाई देम एज ए कॉम्पिटेंट पर्सन। और जो सर्टिफाइड रहता है बाय चीफ इंस्पेक्टर फैक्ट्रीज और बॉयलर्स, और डायरेक्टर फैक्ट्रीज और बॉयलर्स और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, they are treated as a confined space and they are authorized to give permit in a for working in a confined space। तो confined space का क्लियरेंस वही competent person दे सकता है, those who are certified। ठीक है, तो कैटेगरी ए के लिए जो competent person ही देगा वो सर्टिफाइड बाय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हो सकता है गैस होल्डर, ड्रेनेज मैनुअल्स, बॉयलर्स हो सकते हैं। ठीक है, ईएसपी हो सकता है, ईएसपी जैसे कि एलडी गैस होल्डर का ईएसपी, एंड गैस हैंडलिंग वेसल्स जो भी आपका जीसीबी में, ब्लास्ट फर्नेस का जीसीबी में जैसे डस्ट कैचर है, साइक्लोन है, और एलडी गैस क्लीनिंग प्लांट में स्क्रबर है। तो ऑल दीज आर कैटेगरी ए टाइप ऑफ कन्फाइंड स्पेस, राइट। कैटेगरी बी इसको बोलते हैं जहां पे एंट्रैपमेंट और एनगल्फमेंट का चांसेस हो सकता है, जैसे कि आपका जो भी स्टोरेज बिन है, ओपर्स है, जैसे आप लोग कोल ब्लेंडिंग बंकर्स देख सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा स्टोरेज बिन है, आरएमएचएस में स्टोरेज बिन है, सिंटर में, हर एक प्लांट में हम लोगों का जितना कोक, सिंटर, ब्लास्ट फर्नेस एंड आरएमएचएस, यहाँ पे बहुत सारा स्टोरेज बिन मिलेगा, इवन इन एलडी सब ऑल्सो। तो वो जो बड़े बड़े स्टोरेज बिन है जहाँ पे एंट्रैपमेंट, एनगल्फमेंट एंड एस्पाइसिएशन का चांसेस हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैटेगरी बी कन्फाइंड स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी काम करने के लिए आपको कॉम्पिटेंट पर्सन की सर्टिफिकेशन की जरूरत है, मतलब आप जो परमिट लेंगे कन्फाइंड स्पेस का, दैट विल गिवन ओनली बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन। एंड कैटेगरी सी कैन बी गिवन बाय ए डिपार्टमेंटल ट्रेंड कॉम्पिटेंट पर्सन, डीटीसीपी। डीटीसीपी किसको बोलते हैं? ये जो कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं, दे ट्रेन सम पर्सन फ्रॉम द डिपार्टमेंट, जिनको बोला जाता है कि डिपार्टमेंटल ट्रेंड पर्सन, दे आर ट्रेंड बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन सर्टिफाइड बाय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज। ठीक है, तो उनको डिपार्टमेंट, तो ये दे सकते हैं जो लो हजार्ड एरिया है ऑफ कन्फाइंड स्पेस, जैसे कि केबल टनल है, पाइप टनल है, अंडरग्राउंड कन्वेयर टनल है, तो ये सबको हम लोग बोलते हैं कैटेगरी सी कन्फाइंड स्पेस, राइट। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है कैटेगरी में? नहीं, ठीक। जब आपका कुछ आंसर नहीं आएगा हाँ या ना, मैं सोच लूंगा कि आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी फिगर्स है, कैन यू आइडेंटिफाई व्हिच कैटेगरी ऑफ कन्फाइंड स्पेस एलडी गैस होल्डर ये चीज? केमिकल स्टोरेज टैंक, बाय प्रोडक्ट प्लांट, कोकोवन, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी ए। डस्ट कैचर, कैटेगरी बी, दोनों हो सकता है। अगर ये डस्ट कैचर बीएफ गैस क्लीनिंग प्लांट में है तो ये कैटेगरी ए होगा, अगर नॉर्मली इसे डस्ट कैचर है देन इट विल बी कैटेगरी ए। स्टोरेज में बी, बी है। पाइप टनल, केबल टनल, सी। So we are now clear how we can categorize the confined space. But for all your information, those who are from Kalinganagar plant, Kalinganagar में इसे ABCD कुछ नहीं होता है, confined space is confined space as per Odisha factory code। यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं है, ये क्लासिफिकेशन है बाय द झारखंड फैक्ट्री रूल जो वहाँ का है। ठीक है, उसी हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड है, बट इन ओडिशा ऑल आर confined space। तो क्या क्या hazards हो सकते हैं confined space में? Just one question. In Odisha, you have said that confined space is confined space, but for confined space, there are different levels of approvals is required. For Part A, where the gas confined space is available, so higher level authorities approval is required. But Part B and Part C can given by the HOD or area managers as well. So, is it applicable to TSP also, or just anyone can give the permission for the confined space? हम आएंगे उसके बारे में अभी, जब हम लोग वर्क परमिट का जो परमिट के बारे में बात करेंगे। उसमें दो पार्ट होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 इज ऑलवेज फिल्ड व्हेन द अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन। पार्ट बी को एग्जीक्यूटिंग एजेंसी उसको रिन्यू करता रहेगा डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, जैसे उसका रिन्यूअल होता है। बट पार्ट 1 शुड बी गिवन बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन। तो व्हाट आर
the hazards associated while working with a confined space. तो जैसे हम लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन डेफिशिएंसी और एनरिचमेंट ये दोनों हो सकता है, ड्यू टू लैक ऑफ वेंटिलेशन डेफिशिएंसी हो सकता है। एंड एनरिचमेंट कब होगा? जब हम लोग कभी भी गैस कटिंग या उस टाइप का कुछ जॉब करेंगे या ऑक्सीजन का कुछ सोर्स होगा वहां पे। गैस कटिंग में क्या होता है कि ऑक्सीजन पाइपलाइन में ऑक्सीजन होज भी रहता है, उसका लीकेज के चलते हो सकता है। और तो कंटेनर ऐसा ही कुछ डिजाइन है कि उसके में कहीं ना कहीं सोर्स है ऑक्सीजन का, तो उसके चलते ऑक्सीजन एनरिचमेंट भी हो सकता है। ठीक है, डिफिशियंसी तो ड्यू टू लैक ऑफ वेंटिलेशन हो सकता है। फायर और एक्सप्लोजन, अगर उसके अंदर में कोई भी फ्लेमेबल सब्सटेंसेस है, फ्लेमेबल डस्ट है, ठीक है, तो फायर एंड एक्सप्लोजन चांसेस रहता है। फायर एंड एक्सप्लोजन कैन हैपन इन डस्ट आल्सो, जैसे कि कोल डस्ट दैट इज आल्सो एक्सप्लोसिव। ठीक है, फाइन शुगर डस्ट इज आल्सो एक्सप्लोसिव। ठीक है, प्लस बहुत सारा गैसेस है, फ्लेमेबल गैसेस है, हम लोग का कोकोवन गैस, ब्लास्ट फर्नेस गैस, एलडी गैस, अगर इस टाइप का कंटेनर है तो देन फायर एंड एक्सप्लोजन hazard इज ऑलवेज देयर इन कंफाइंड स्पेस। इलेक्ट्रोक्यूशन का भी चांसेस हो सकता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा हैंडहेल्ड इक्विपमेंट यूज करते हैं कंफाइंड स्पेस में, तो उसका भी चांसेस हो सकता है। अगर उसके अंदर में कुछ ऐसा इक्विपमेंट है, जैसे कुछ रोटरी इक्विपमेंट है, कुछ एजिटेटर टैंक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रोक्यूशन का भी चांसेस हो सकता है। स्लिप ट्रिप फॉल, स्लिप ट्रिप ऑलवेज देयर इन ए कंफाइंड स्पेस, जैसे नॉर्मल वर्क प्लेस में होता है। ऑपरेशन ऑफ मूविंग इक्विपमेंट, अगर बाय डिजाइन उसके अंदर में कुछ रोटेटिंग इक्विपमेंट है तो भी ये hazard वहां पे हो सकता है। रेडिएशंस भी होते हैं, और बहुत सारे जगह में जब स्टोरेज हम लोगों का जब लेवल इंडिकेटर से अगर हम लोग रेडियो एक्टिव सोर्स का इस्तेमाल करते हैं पर लेवल इंडिकेशन या लेवल मेजरमेंट या टैंक का जो भी लेवल उसको मेजरमेंट करने के लिए मे बी, ठीक है। सफोकेशन भी हो सकता है ड्यू टू डस्ट और फ्यूम्स, और जैसे कि अगर वेल्डिंग एक्टिविटी हो रहा है तो बहुत सारा फ्यूम भी जनरेट होता है। और बाई कॉन्फ़िगरेशन और उसका जो उसके अंदर जो कंटेनमेंट रहता है, अगर उसको क्लीन नहीं प्रॉपरली किया जाएगा तो अगर कुछ एयर सर्कुलेशन है तो उसमें भी डस्ट एंड फ्यूम हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक, फ्लेमेबल और एस्पाइरेटिंग गैसेस, तो ये भी हो सकता है, जैसे हम लोग पहले बोले थे फायर एंड एक्सप्लोजन, सिमिलरली टॉक्सिक गैसेस का भी प्रेजेंस हो सकता है अगर इट इज ए टॉक्सिक गैस कंटेनर। एस्पाइरेटिंग गैसेस मीन्स नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, all these are inert gases which can replace oxygen, ठीक है। अगर इनका कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो नॉर्मली बाय एयर में वी हैव 21% ऑक्सीजन एंड 78% नाइट्रोजन। अगर आप वो ऐसा जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस का साइक्लोन में काम कर रहे हैं या स्क्रबर में काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे नाइट्रोजन पर्जिंग किए और आपका नाइट्रोजन पर्जिंग करने के बाद अगर वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपरली नहीं है तो वहाँ पे नाइट्रोजन ही ज्यादा मिलेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होगी, तो दीज आर द एस्पाइरेटिंग गैसेस। अगर कहीं पे नाइट्रोजन पर्जिंग लाइन खुला रह गया, काम कर रहा है, वेंटिलेशन सिस्टम काम कर रहा है, बट नाइट्रोजन पर्जिंग का लाइन खुल गया, देन ह्यूज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैसेस विल एंटर इनटू द कन्फाइंड स्पेस, एंड जैसे नाइट्रोजन का परसेंटेज बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली द ऑक्सीजन परसेंटेज बाय वॉल्यूम इन द air will be reduced and asphyxiation can cause. तो these are all type of hazards. ऐसा नहीं कि हर एक confined space में हर कोई hazard होगा, but कुछ hazards कुछ confined space में होंगे। We have to properly identify what are the hazards inside the confined space, हम लोगों को जहाँ पे काम करना है। तो कुछ key guidelines है how to work in a confined space. Ensure that all the department evaluate the workplace to identify confined space. सभी डिपार्टमेंट को अपना अपना एरिया में क्या क्या confined space है उसको आइडेंटिफाई करना है। एनेक्सर 5 में जो गाइडलाइन है सेफ्टी स्टैंडर्ड, वहाँ पे जो चेक शीट है उसके थ्रू उसको आइडेंटिफाई करना है एंड डिक्लेयर करना है। Ensure that all department maintain a documented master list of confined space and review it annually. उनके हर एक डिपार्टमेंट के पास एक मास्टर लिस्ट होना चाहिए कन्फाइंड स्पेस का एंड शुड बी रिव्यूड एनुअली। पुट एक डिस्प्ले साइन कन्फाइंड स्पेस डू नॉट एंटर विदाउट परमिट ऑन द एंट्रेंस ऑफ द कन्फाइंड स्पेस, जिसका हम लोग बात किए थे शुरू में कि वहां पे हर एक कन्फाइंड स्पेस के सामने एक साइनेज होना चाहिए। इंश्योर दैट ऑल एम्प्लॉइज आर अवेयर ऑफ द कन्फाइंड स्पेस एंड एसोसिएटेड hazard। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी कन्फाइंड स्पेस हम आइडेंटिफाई करते हैं डिपार्टमेंट में, तो वहां पे जो भी पर्सन those who are likely to work inside the confined space or in the confined space, they should be trained on the associated hazards in the confined space and their precautions.
तो कन्फाइंड स्पेस में जो भी एसोसिएटेड हजार है एंड जो प्रिकॉशन जो भी लेना है काम करने, तो उसमें सभी एम्प्लॉय को हम लोगों को ट्रेन करना है। तो दैट्स व्हाई एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या हम लोगों को एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में क्या क्या कंटेंट होनी चाहिए? hazards in the confined space, we have to identify what are the hazards in the confined space. Risk assessment procedure, that means HIRA. तो ये hazard and risk assessment कैसे कर सकते हैं? We should have a HIRA, hazard identification risk assessment document for working in a confined space. ठीक है, तो इसमें hazard identification, risk assessment and control measures, all three will be included in your HIRA document. And second is emergency procedure. अगर कुछ इमरजेंसी होता है, जैसे कि हम लोग बोले कि कुछ फायर हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, या लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, किसी को वहां पे फिजिकल इंजरी हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट पावर फेलोर हो जाएगा, तो ये सब पोटेंशियल इमरजेंसी सिचुएशंस हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा एंड उसमें हम कैसे बंदे लोगों को रेस्क्यू करेंगे और इमीडिएटली कैसे उसको रिवाइव किया जाएगा, दैट शुड बी इन ए प्रोसीजर दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोसीजर। ठीक है, सिलेक्शन, यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट। तो दो कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए हम लोगों को जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वी शुड हैव दैट, पहले से उसको आइडेंटिफाई करके रखना है एंड उसका मेंटेनेंस एंड रख रखाव कैसे होगा उसके लिए भी हम लोगों को गाइडलाइन बना के रखना है, सो दैट कि जब भी काम होगा वी हैव ऑल हैव, जो हमारे पास सेफ्टी इक्विपमेंट हम लोग सोचते हैं यहाँ है, बट इट शुड वर्क, इट शुड बी इन ए वर्किंग कंडीशन। ठीक है, तो जो कन्फाइंड स्पेस होता है उसमें जो परमिट हम लोग लेते हैं, तो परमिट का जो भी फॉर्म है दैट इज EHS MSN वर्क 44640002। तो इसमें दो पार्ट होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, तो ये जब भी हम लोग परमिट देंगे, ठीक है, तो ये इस टाइप का कन्फाइंड स्पेस के लिए परमिट दिया जाता है। कंटेंट्स और हाज ए पोटेंशियल, जिसको हम लोग पहले ही बात करनी है, जो क्या गाइडलाइन होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कन्फाइंड स्पेस। जस्ट आई एम रिपीटिंग, कंटेंट और हाज ए पोटेंशियल टू कंटेन hazardous एयर कंटामिनेंट, contains flammable materials, vapor which can catch fire due to spark or static charges, has potential of entrapment or asphyxiation, lack of oxygen due to internal configuration, contains any other site specific serious safety or health hazard as identified by the department। अगर ये सब से कोई भी एक कंडीशन है, उसके लिए आपको परमिट की जरूरत है, जो हम लोग पहले ही बात किए थे। हेलो, the permit from a competent person in writing in standard entry form, ensure that the both parts of the entry form are filled as per the following instructions। तो ये जो भी instructions है उसको हम लोगों को follow करना है। It is to be authorized and signed by a competent person after thorough examination। The part 1 should be filled by the competent person and यहाँ पे जो approval होता है part 1 का, that should be from a competent person। तो ठीक है, तो competent person must recommend the frequency of work area parameter check। The owner of the confined space must ensure coordination and approval from the competent person। तो इसमें नॉर्मली होता क्या है कि the executing agency raise request for a clearance, but the owner agency has to coordinate with the competent person to get the clearance for a confined space। ये हमारा वर्क परमिट स्टैंडर्ड बोलता है कि ओनर एजेंसी को कोऑर्डिनेट करना होगा कंपिटेंट पर्सन के साथ। और जब कंपिटेंट पर्सन क्लियरेंस के लिए आएंगे साइट में, ही हैज टू चेक एवरीथिंग, जो मेजर है कि उसके अंदर में उसको टेस्टिंग करना है कि अभी जो एनवायरनमेंट है वो काम करने लायक है कि नहीं। मतलब अगर कोई गैसेस hazard है, फ्लेमेबल सब्सटेंस है, दैट हैज बीन रिमूव्ड, पर्जिंग एंड क्लीनिंग वो कंटेनर का किया गया है, एक्सेस एंड इनग्रेस एंड एग्रेस, मतलब आने का रास्ता एंड जाने का रास्ता प्रॉपरली बना हुआ है। ठीक है, इसका रिस्क असेसमेंट हुआ है, HIRA डॉक्यूमेंट है, SOP बना हुआ है, लोगों को SOP के ऊपर ट्रेनिंग दिया गया है, उसमें वेंटिलेशन सिस्टम्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, कौन कौन काम करेगा, अटेंडेंट कौन रहेगा, सुपरवाइजर कौन रहेगा, ये सब डिफाइंड किया गया है। एंड ऑल अटेंडेंट, सुपरवाइजर एंड वर्किंग पर्सन इन कन्फाइंड स्पेस ऑल हैज बीन ट्रेन्ड
ठीक है, इल्यूमिनेशन के प्रावधान किया गया है, अंदर में जो लोग काम करेंगे, एंड बिटवीन अटेंडेंट देयर इज ए कम्युनिकेशन सिस्टम, इमरजेंसी अलार्म सिस्टम वहां पे दिया गया है कि अगर इवैक्यूएशन अलार्म के लिए या कुछ के लिए, एंड एवरीथिंग हैज टू बी चेक्ड बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन बिफोर गिविंग द परमिट, एंड द कॉम्पिटेंट पर्सन मस्ट रिकमेंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क एरिया पैरामीटर चेक। तो वहां पे जो भी पैरामीटर है, मान लीजिए गैस हजार्ड एरिया है तो ऑनलाइन डिटेक्शन है कि नहीं, या कितना फ्रीक्वेंसी में अगर चेक करना है, वेंटिलेशन सिस्टम को कैसे रिव्यू करना है, तो वहां पे अपना रिमार्क कॉलम में वो कितना फ्रीक्वेंसी में उसका एटमॉस्फेयर को चेक करना है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन या हजार्डस गैसेस का, उसमें वो डिफाइन करके जाएंगे जब भी पार्ट एरिया का। तो यहाँ पे वो वाला पोर्शन, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट पर्सन मस्ट रिकमेंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क एरिया पैरामीटर से। द ओनर ऑफ द confined space must ensure coordination and approval from the competent person. तो it is clear कि part 1 का जो clearance होता है that is given by a competent person. Then part 2, basis the approval and authorization of part 1, the executing agency fill up the part 2. जो executing agency होता है वो part 2 को भरता है after daily check and issue permit to work to the working agency for confined space. Clear है? तो पार्ट 1 इज गिवन बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन, एंड पार्ट 2 को हर दिन आपको एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को भरना है, एंड उसके बाद आप डेली वर्क कर सकते हैं थ्रू वर्क परमिट। तो कन्फाइंड स्पेस परमिट इज ए प्री रिक्विजिट टू वर्क परमिट। ओनली कन्फाइंड स्पेस में भी काम नहीं हो सकता है। कन्फाइंड स्पेस क्लियरेंस मिलने के बाद यू हैव टू गेट द वर्क परमिट फ्रॉम द ओनर एजेंसी, राइट। Our part A should be filled up and signed by departmental trained competent person for class C. Class C अगर confined space है, then part 1 part A भी departmental trained person से भरा जा सकता है, ठीक है। The executing person must maintain a register for people entering the confined space with time in and time out of each person. जो executing agency है तो उनको एक person को deploy करना है outside the confined space, जिसके पास एक रजिस्टर होगा जिसमें जितने लोग अंदर जाएंगे उनका टाइम इन एंड टाइम आउट ये सबको नोट करना हो। दैट इज कॉल्ड द अटेंडेंट, और अटेंडेंट का बहुत सारा रोल्स है, उन लोग आगे जाके बात करेंगे। द वर्क परमिट एंड क्लियरेंस फॉर द जॉब टू बी डन इन द कन्फाइंड स्पेस मस्ट बी प्रोवाइडेड सेपरेटली सच एज फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और द वेस्टेटर, ठीक है। तो कन्फाइंड स्पेस के क्लियरेंस के बाद आपको परमिट और अदर अगर जॉब कुछ करना है, हॉट वर्क करना है, हॉट वर्क परमिट लेना होगा, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करना है, जो भी करना है उसके लिए आपको सेपरेट परमिट लेना होगा। बट द फर्स्ट प्रीरिक्विजिट क्लियरेंस फ्रॉम कन्फाइंड स्पेस फ्रॉम द कॉम्पिटेंट पर्सन। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर ए लॉन्ग पीरियड द करेंट ओनर इश्यू फ्रॉम पार्ट 2, बट द ओनरशिप ट्रांसफर विल बी पॉसिबल ओनली आफ्टर टेकिंग क्लियरेंस फ्रॉम कॉम्पिटेंट पर्सन। ओनरशिप इसमें भी ट्रांसफर हो सकता है, जैसे हम लोग वर्क परमिट में करते हैं मेजर शटडाउन में, जहां पे 48 आवर्स से ज्यादा जॉब होता है। अगर कोई मेजर जॉब ड्यूरेशन टू बी हैंडल्ड बाय मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल टीम, तो उस केस में ओनर एजेंसी क्या करता है, एक फॉर्म है हम लोगों का वर्क परमिट का, तो वो फॉर्म बी के सारे उसको ओनरशिप को ट्रांसफर कर देता है। इलेक्ट्रिकल या मेंटेनेंस का कोई भी एजेंसी, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, कोई यहाँ पे भी हो सकता है, बट आफ्टर क्लियरेंस बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन। तो पार्ट 1 का जो क्लियरेंस है कॉम्पिटेंट पर्सन का, उसमें हो जाने के बाद देन ओनर एजेंसी विल इशू द परमिट, एंड उसके बाद ओनर एजेंसी आपको मेंटेनेंस एजेंसी को ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। जैसे वर्क परमिट के केसेस में क्या होता है कि आफ्टर पॉजिटिव आइसोलेशन आपका ओनरशिप ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे भी आफ्टर गेटिंग क्लियरेंस फॉर द कन्फाइंड स्पेस देन ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर ओनली, ठीक है। द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी इशू फॉर्म पार्ट 2 टू द सेंट्रल एजेंसी, जॉब टू बी डन बाय द सेंट्रल एजेंसी। अगर सेंट्रल एजेंसी को काम करना होगा देन एग्जीक्यूटिंग एजेंसी विल इशू द पार्ट 2 वाला क्लियरेंस, ठीक है। क्लियर है परमिट का जो लेन देन होगा। सर कॉन्फाइंड स्पेस सी में पार्ट 2 भरना जरूरी है सर? शायद नहीं, सी क्लास कॉन्फाइंड स्पेस में हाँ पार्ट 2 को भरना होगा तो एग्जीक्यूटिव एजेंसी उसको भरे। नहीं, हम बोल रहे हैं ए बी सी तीनों टाइप ऑफ कॉन्फाइंड स्पेस में जरूरी है ना पार्ट 2 सर? पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों भरना होगा, बट
पार्ट 1 सी के लिए डिपार्टमेंट का कॉम्पिटेंट पर्सन दे सकता है ना परमिट, जैसे हम लोग देखे थे कैटेगरी ए और कैटेगरी बी होगा तो दैट विल बी गिवन बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है। अगर कैटेगरी सी है तो जो कॉम्पिटेंट पर्सन जो पार्ट 1 का परमिट देता है दैट विल बी गिवन बाय ए डिपार्टमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। ओके ठीक है। तो दिस इज द की गाइडलाइन फॉर रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट हम लोगों का बहुत जरूरी है, कोई भी कन्फाइंड स्पेस पे काम करते हैं, क्योंकि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट अगर हम नहीं करेंगे तो देन वी कैन नॉट ऑल्सो मेक ए एसओपी। तो एसओपी बनाने से पहले हम लोगों को रिस्क असेसमेंट की जरूरत। तो रिस्क असेसमेंट के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज की जरूरत, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। नेचर ऑफ द कन्फाइंड स्पेस, नेचर में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किसके अंदर क्या रहता है, हजारत गैसेस है, वो जो गैस है वो टॉक्सिक है, फ्लेमेबल है, या गैस नहीं है तो डस्ट है, तो डस्ट कैसा डस्ट है, आयरन ओर का डस्ट है या कोल्ड डस्ट है, आयरन ओर डस्ट है तो फ्लेमेबल नहीं होगा, जैसा एस्पिरेशन हो सकता है, सफोकेशन हो सकता है, बट ये कोल्ड डस्ट देन इट कैन कैच फायर ऑल्सो। तो आपको नेचर ऑफ द कन्फाइंड स्पेस जरूरत है कि उसका एनवायरमेंट कैसा है, देन उसका कॉन्फ़िगरेशन, साइज दैट ऑल्सो मैटर्स कि कितना हाइट है, अगर आप जैसे कि ऊपर है तो कितना बड़ा ऊपर है, ऊपर से कितना नीचे लोगों को जाके काम करना होगा, ठीक है। ये चिमनी है, स्टैक के बिलों में काम करेंगे, आपको हाइट ऊपर करना होगा, ठीक है। या कन्वर्जिंग वॉल टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन भी आपको समझना होगा, सो दैट कि उसका एनवायरनमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन, साइज, ठीक है, और ये सब से आपको अंदाजा लग जाएगा कि उसके अंदर में क्या क्या हजार्ड है, उसके अंदर मूविंग इक्विपमेंट है कि नहीं। तो वी हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड टू व्हाट इज द कन्फाइंड स्पेस, किस टाइप का कन्फाइंड स्पेस है, ठीक है। नेचर, वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन, क्या है उसमें जॉब करना है, कितना देर का हमको जॉब करना है, ठीक है। उसमें हॉट वर्क करना है कि नहीं करना है, ओनली कोल्ड वर्क होगा, हॉट वर्क होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसके अंदर में हमको हैंड हेल्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेके जाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके अंदर वेल्डिंग करनी होगी या गैस कटिंग करनी होगी, एवरीथिंग वी हैव टू चेक कि तब जाकर हम उसका रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। तो नेचर क्या है कन्फाइंड स्पेस का, काम क्या करना है, स्कोप ऑफ द जॉब, वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन, देन ब्लॉक डायग्राम ऑफ आइसोलेशन पॉइंट्स फॉर कैटेगरी ए एंड बी कन्फाइंड स्पेस। अगर उस टाइप का कुछ है, कैटेगरी ए एंड बी टाइप का कन्फाइंड स्पेस है जहाँ पे कुछ गैसेस लाइन है, वाटर लाइन है, जो भी है, एनर्जी सोर्सेस जो भी है, उसका ब्लॉक डायग्राम हमारे पास होना चाहिए फॉर पॉजिटिव आइसोलेशन। रेंज ऑफ मेथड्स फॉर डूइंग वर्क एंड प्रपोज्ड प्लान, ठीक है। देन हम लोग को क्या करना होगा, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कन्फाइंड स्पेस एंड वर्क टू बी डन, देन हमारे पास रेंज ऑफ मेथड फॉर डूइंग द वर्क, किस टाइप का मेथड है, क्या क्या मेथड से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। उसको भी हम लोगों को देखना होगा कि अगर उसके अंदर में कटिंग करना है, गैस कटिंग से हो जाएगा या हम ग्राइंडिंग व्हील से काट सकते हैं, तो क्या क्या डिफरेंट मेथड्स है उस जॉब को करने के लिए, एंड हमारा प्रपोज्ड प्लान क्या है, कौन सा मेथड हम उसमें अप्लाई करेंगे। तो ये सब के बाद देन वी हैव टू डू ए हजार्ड एंड एसोसिएटेड रिस्क, जो मेथड से काम करेंगे, इस टाइप का कन्फाइंड स्पेस है, क्या काम करना है, काम को कैसे करना है, व्हाट इज द प्रपोज्ड मेथड एंड प्लान फॉर वर्क, then we have to identify the hazard and risk associated with it through a HIRA document, right। तो अगर ये सब हमको पता है देन हम क्या काम करेंगे और काम कैसे होगा उसका एक HIRA बनाएंगे, देन HIRA के बाद एक SOP बनाएंगे काम का, एंड देन वी हैव टू मेक ए इमरजेंसी रेस्क्यू प्रोसीजर। तो HIRA डॉक्यूमेंट में जहां पे आपको लगेगा कि नहीं तो C3, C4, C5 इस टाइप का कंसिक्वेंस है, तो वो सब कंसिक्वेंस का क्या सिनेरियो है, कैसे जो हजारा सिनेरियो है, वो सिनेरियो से हम कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं, इमरजेंसी क्या हो सकता है और उसके लिए हमारा रेस्क्यू अरेंजमेंट क्या होगा, देन वी हैव टू मेक ए सेपरेट इमरजेंसी एंड रेस्क्यू प्रोसीजर, ठीक है। क्लियर है कैसे हम लोगों को जाना है काम हजारा आइडेंटिफिकेशन में। अगर यहाँ से कुछ भी चीज हम मिस करेंगे ना तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाए। तो नेचर ऑफ द कन्फाइंड स्पेस, कैरेक्टरिस्टिक, उसका साइज कैसा है, कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, एनवायरनमेंट क्या है, क्या जॉब करना है, एंड व्हाट इज द मेथड ऑफ जॉब, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ जॉब एंड प्रपोज्ड प्लान क्या है, देन हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, ठीक है।
The concerned department must ensure a revision of the risk assessment whenever there is a change in condition of the risk assessment. अगर इसमें से चाहे आपका मेथड ऑफ अगर इस टाइप का अभी कुछ काम किए थे, देन नेक्स्ट जब कर रहे हैं, प्रीवियस में कुछ काम हुआ था उसमें आप हिरा बनाए थे, अभी जो काम कर रहे हैं योर मेथड ऑफ वर्क हैज बीन चेंज्ड। अब सोच रहे थे कि नहीं हम वहाँ पे पहले गैस कटिंग में जब होता था, मतलब नहीं अभी गैस कटिंग नहीं, हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से कटिंग करेंगे, या कुछ ग्राइंडिंग व्हील से कटिंग करेंगे, जो भी करेंगे, तो मेथड ऑफ वर्क चेंज हो जाएगा। तो देन यू हैव टू रिव्यू द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस अगेन। ठीक है, यहां तक किसको कुछ डाउट है? तो कुछ गाइडलाइन है जब भी हम लोग रिस्क असेसमेंट करें, ठीक है, तो ये सबके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है। अरेंजमेंट फॉर रेस्क्यू एंड फास्ट एड, जो भी इमरजेंसी प्रोसीजर होगा उसमें रेस्क्यू एंड फास्ट एड का क्या अरेंजमेंट है उसको ध्यान देना है। नंबर ऑफ पर्सन एंटरिंग इन द कन्फाइंड स्पेस, रिस्क असेसमेंट जब भी हम लोग कर रहे हैं वी हैव टू कंसीडर हाउ मेनी पीपल विल वर्क इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस, सो दैट कि अगर कुछ आप सोचते हैं कि सिनेरियो फायर होगा, एक्सप्लोजन होगा, तो कितना कैजुअलिटी होगा, तो आपके पास नंबर्स पता रहेंगे, तो देन यू कैन डिसाइड इतना कैजुअलिटी हो सकता है। ठीक है, तो प्रायरली आपको ये सब के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। नंबर ऑफ पर्सन एंटरिंग द कन्फाइंड स्पेस, कितने लोग वहां पे काम करेंगे। नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड आउटसाइड द कन्फाइंड स्पेस टू परफॉर्म की टैक्स इंश्योरिंग सेफ्टी, तो अंदर में कितने लोग काम करेंगे, बाहर में कितने लोग रहेंगे, यू हैव टू डिसाइड। adequacy of work procedure associated with tasks intended to be carried out in the confined space, ठीक है, तो आपका एसओपी एंड एसओपी की एडिक्वेसी को हम लोगों को चेक करना होगा। ठीक है, यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्या क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज होंगे। नीड फॉर इल्यूमिनेशन एंड विजिबिलिटी, इसको भी ध्यान देना है, इल्यूमिनेशन कैसे होगा, कितना लक्स की रिक्वायरमेंट है, एंड बाय लक्स मीटर आप चेक करके उसको इंश्योर कर सकते हैं कि नंबर्स ऑफ लाइट्स is adequate or you have to increase. Hazards associated with the material substance last present in the confined space, इसको हम लोग प्रीवियसली बात किए थे, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक समझना होगा कि उसके अंदर में क्या मटेरियल रहता है, ऐसा मटेरियल रहता है, उसका बिहेवियर कैसा है, टॉक्सिक है, फ्लेमेबल है, करोसिव है, थर्मल इंस्टेबल है, रिएक्टिव है। ठीक है, दैट यू कैन गेट फ्रॉम ए डेटा शीट दैट इज कॉल्ड मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। जो भी केमिकल्स अगर कुछ रहता है तो उसके मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट से उसका टॉक्सिसिटी की इंफॉर्मेशन, फ्लेमेबिलिटी की इंफॉर्मेशन एंड प्रिकॉशन की क्या जरूरत है, वहां पे उस सब इंफॉर्मेशन आपको मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट से मिल जाएगा। स्टेप्स नीडेड टू ब्रिंग द कन्फाइंड स्पेस टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्लूडिंग वेंटिलेशन, क्या है कि आपको स्टेप को फॉलो करना होगा सो दैट कि आप उसको एक वर्केबल कंडीशन में ले आ सकते हैं। तो मान लीजिए पहले वहां पे कोक ओवन गैस स्टोर होता, देन व्हाट स्टेप्स नीड्स टू बी फॉलोड तो एक नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में उसको लाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक कोक ओवन गैस स्टोर हो रहा था, पहले हमको क्या करना है, पॉजिटिव आइसोलेशन करना है इन एंड आउटलाइन पे। तो गैस लाइन में यहाँ पे क्या रहता है, इधर आपको दोनों साइड में ब्लैंकिंग करना होगा, इधर आप कोई भाव या स्पून निकाल के पूरा फ्लेंस प्लेट लगा के उन्हें डिस्कनेक्ट कर दीजिए, दैट इज द बेस्ट। और नहीं होता है तो देन यू हैव टू डू द ब्लैंकिंग अलोंग विद यू सील। ठीक है, तो वो करने के बाद देन यू हैव टू पॉर्ज आउट द कोक ओवन गैस फ्रॉम द कंटेनर बाय नाइट्रोजन पर्जिंग। नाइट्रोजन पर्जिंग से उसको निकालना होगा। देन यू हैव द आउटलेट, यू हैव टू चेक द कार्बन मोनोऑक्साइड पीपीएम अभी कितना हो रहा है। जब वो आपका ऑलमोस्ट नील हो जाता है, देन द एंटायर कंटेनर इज फिल्ड विद द नाइट्रोजन, देन यू हैव टू इंस्टॉल ए वेंटिलेशन सिस्टम। ठीक है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन एंड एग्जॉस्ट फैन। देन एटमॉस्फेयर में, इनसाइड एटमॉस्फेयर में हमको ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग करनी होगी कि ऑक्सीजन अभी 21% के आसपास आए कि नहीं आए। तो वर्किंग इनसाइड ए कन्फाइंड स्पेस द मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज 19.5। तो 19.5% बाय वॉल्यूम इन एयर ऑक्सीजन शुड बी देयर। तो ये सब स्टेप को हमको डिफाइन करना होगा। एक जैसे एग्जांपल बताया, तो जो भी एसोसिएटेड हजार होगा उसको कैसे आप स्टेप वाइज करेंगे, इंक्लूडिंग वेंटिलेशन, यू हैव टू राइट ए प्रोसीजर। ये आपका एसओपी में होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग एंड पैरामीटर्स टू बी असेस्ड बिफोर एंट्री परमिट।
तो हर एक दिन क्या क्या एटमॉस्फेरिक की टेस्टिंग होगी, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कौन से एलिमेंट की जाएगी, तो बिफोर एंट्री आपको डिसाइड करना है और वो सबको इंश्योर करना है दैट आर इन प्लेस। अदर हजार्ड्स व्हिच में एनकाउंटर्ड, फॉर एग्जांपल एंट्रैपमेंट, ये सब के ऊपर में भी ध्यान देना, एंट्रैपमेंट, एनगल्फमेंट, ये सब के ऊपर में भी ध्यान देना है। कहीं पे कंजेस्टेड वर्क प्लेस है या कुछ शार्प ऑब्जेक्ट है, ये सब के ऊपर में भी हम लोग को ध्यान देना है जब हम लोग रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं। फिजिकल फिटनेस एंड ट्रेनिंग ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व्ड इन वर्किंग इन द कन्फाइंड स्पेस, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो भी काम अंदर करेंगे उनका फिजिकल फिटनेस, दैट शुड बी मेडिकली सर्टिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सन, एंड दे शुड बी ट्रेन्ड ऑन द hazards of the confined space and precautions to be taken, क्या पीपीई उनको पहुंचना है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान क्या है, क्या क्या एक्सीडेंट सिनेरियो है, तो एवरीथिंग दे हैव टू ट्रेन कि आप उसमें जो भी अलार्म या मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए हैं उसके बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए, उसका सही तरीके से कैसे ख्याल रखना है उसके बारे में भी उनको नॉलेज होना चाहिए। तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नीड फॉर एडिशनल प्रोटेक्टिव मेजर इन केस ऑफ साइमल्टेनियस ऑपरेशन, अगर साइमल्टेनियस ऑपरेशन वहां पे होता है कन्फाइंड स्पेस में तो भी उसके ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि बगल में कुछ लोग रिफ्रैक्टरी का काम कर रहे हैं, अदर साइड में गैस कटिंग हो रहा है, तो हॉट वर्क इन एडजेसेंट एरिया, मोबाइल इक्विपमेंट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, स्पार्क जनरेशन इक्विपमेंट इन एडजेसेंट एरिया, कंटामिनेशन ऑफ ब्रीदिंग एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम कन्फाइंड स्पेस, और वहां पे कुछ इनसाइड में काइंड ऑफ वेल्डिंग हो रहा है, उसका फ्यूम्स हो रहा है, तो ये सब चीज के लिए भी हमको एडिशनल प्रिकॉशन लेना है अगर साइमल्टेनियस वर्क करना है इनसाइड कन्फाइंड स्पेस। आप भी चाहते हैं कि वहाँ पे रिफ्रैक्टरी का भी काम चले प्लस एंकरिंग वेल्डिंग का भी काम चले, वेल्डर भी काम करेगा, बगल में जो रिफ्रैक्टरी का भी काम करेंगे, तो देयर विल बी फ्यूम जनरेशन। तो अगर फ्यूम जनरेशन होगा तो आपको फ्यूम एक्सट्रैक्शन एक डिवाइस लगाना होगा, जहाँ पे वेल्डिंग होगा वहाँ पे फ्यूम एक्सट्रैक्शन डिवाइस विथ उसका डॉक बगल में लगा सकते हैं। तो देन वी हैव टू थिंक एवरीथिंग व्हाइल वी आर डूइंग ए रिस्क असेसमेंट। So these all points are very important while doing a risk assessment. We should take care of all of these things. तो क्या गाइडलाइन है, हाउ वी कैन कंट्रोल द रिस्क, ठीक है। तो रिस्क कंट्रोल के लिए नॉर्मली आप लोग सब लोग जानते होंगे देयर इज हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल। पहला जो होता है दैट इज एलिमिनेशन। अगर कोई रिस्क आपको लगता है कि आप उसको कोई भी हजार्ड है जिसके चलते कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, अगर आप हजार्ड को रिमूव कर देते हैं दैट मीन्स एलिमिनेशन, देन देयर विल बी नो रिस्क। अगर सोचते हैं कि नहीं वहां पे एक रिस्क जैसे कि वेल्डिंग किया जाएगा एंकरिंग प्लेट में, आप कुछ कुछ वहां पे जो प्लेट है उसमें एंकर वेल्ड करेंगे, ठीक है। तो और आप बोलेंगे कि नहीं हमको अंदर में वेल्डिंग करना ही नहीं है, हम बाहर से वेल्डिंग करके लेके जाएंगे, वहां पे जस्ट नॉट बोल्ट में फिक्स करेंगे, देन यू आर एलिमिनेटिंग दैट रिस्क। अगर एलिमिनेशन नहीं है देन यू सब्स्टिट्यूट। अगर आप हजार्ड को एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं देन यू सब्स्टिट्यूट है लोअर हजार्ड ऑफ मटेरियल। अगर आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं देन यू आइसोलेट, मैन मशीन इंटरफेस को आइसोलेट करिए, लोगों को हजार्ड से दूर रखिए। अगर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है देन इंजीनियरिंग। हेलो, हाँ बोलिए सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि कोई एक कन्फाइंड स्पेस में कोई भी मतलब जैसे कि वेल्डिंग का कोई वर्क है तो इनसाइड में वो एक हॉट जोन है, तो इनसाइड में सर टेम्परेचर कितना रहना चाहिए जहाँ पे मतलब ये काम कर सके एक पर्सन एंटर करके? ठीक है, स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं है कि टेम्परेचर कितना डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो बट यहाँ लिखा है कि ओनली एक्सट्रीम टेम्परेचर शुड बी अवॉइडेड। जो नॉर्मल कंफर्टेबल जोन हम लोगों का काम करने का उससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 60-70 डिग्री पहुंचा दीजिए, उतने में आदमी काम नहीं कर पाएगा। 50 डिग्री के ऊपर में नियरली इम्पॉसिबल होता है काम करने के लिए। तो 40 के आसपास मैक्सिमम वहां जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हमको वेंटिलेशन में और एयर सर्कुलेट करना होगा, ठीक है। एक्यूरेट कहीं पे कुछ टेम्परेचर मेंशन नहीं है बट इट शुड बी कंफर्टेबल फॉर ह्यूमन वर्क। एक्सट्रीम लिखा हुआ है क्या, इट इज नॉट एक्सट्रीम। तो आप समझिए कि अगर अब फिर बहुत सारे केसेस में क्या होता है जहाँ पे इस टाइप का एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, मान लीजिए 42 डिग्री, नॉर्मल हम लोग 35 के बाद तो हम लोगों को कष्ट होता है काम करने के लिए।
तो जहाँ पे ये हम पे ज़्यादा सफोकेशन होता है, मतलब पसीना आता है कि ह्यूज मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो सब केसेस में क्या होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है देन यू डिसाइड, ये रोटेशन करते हैं हम लोग कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए। कि हाँ 1-2 लोग गए, 1 घंटा देर काम किए, देन दे विल कम आउट इन द फ्रेश एयर, उनके बदले और 2 लोग जाएंगे काम करने के लिए, ठीक है, या 2 या 3 ग्रुप में उसको ऑपरेट करते हैं, सो दैट कि बीच में 1-2 घंटे का गैप मिलता रहे लोगों को काम करने में। तो उस टाइप का आप देख सकते हैं, राइट। ओके सर। तो आइसोलेशन नहीं है, देन इंजीनियरिंग कंट्रोल। तो नॉर्मली बहुत सारा जगह में ये पॉसिबल नहीं होता है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, बट आइसोलेशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसके ऊपर हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो आइसोलेशन जैसे कि पॉजिटिव आइसोलेट कर सकते हैं हजार्ड को, जैसे अगर कोई गैस टैंक है, पॉजिटिव आइसोलेशन गैस लाइन का इनपुट लाइन में एंड आउटलेट लाइन में कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल जैसे कि डिटेक्शन की जो फैसिलिटीज है, आप अलार्म सिस्टम, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, ये सब लगा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, लोगों को हम लोग ट्रेन कर सकते हैं, कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है, अनऑथराइज्ड एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वी कैन प्रोवाइड PPEs टू द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन द कन्फाइंड स्पेस, जो भी उनके रिक्वायरमेंट, जैसे कि डस्ट है तो दे कैन वेयर नोज मास्क, एक्सट्रीम टेम्परेचर है तो हम लोग वेंटिलेशन सिस्टम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि इंजीनियरिंग कंट्रोल है। और पीपीई में जैसे कि अगर स्पार्क रेजिस्टेंट चाहिए तो FR जैकेट का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगा तो देन हम लोग वहाँ पे ऑक्सीजन मास्क ये सब की भी व्यवस्था कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ एरिया है जहाँ पे आप वेंटिलेशन सिस्टम नहीं लगा सकते हैं, बट देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो हाउ टू वर्क इन द कन्फाइंड स्पेस, बाय वायरिंग गैस मास्क आप जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल में हम लोगों को ध्यान देना है, ऊपर से बेस्ट है नीचे तक, देन लास्ट ऑप्शन इज पीपीई, ठीक है। सेकेंड चीज इज यूज रेस्क्यू टूल, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अरेंजमेंट, फॉल अरेस्टर, ट्राइपॉड एक्सेट्रा। हमारे पास रेस्क्यू अरेंजमेंट रहना चाहिए। अगर कोई भी कैजुअलिटी अंदर में हो जाता है, हाउ वी कैन टेक आउट दैट पर्सन फ्रॉम द कन्फाइंड स्पेस, उसको कैसे हम रेस्क्यू करेंगे, ठीक है। अगर वर्टिकल डायरेक्शन पे है, वर्टिकल एक्सिस में ऊपर से नीचे हम काम कर रहे हैं, तो वी कैन यूज ए ट्राइपॉड एंड फॉल अरेस्टर सिस्टम। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में तो हमारे पास ट्रेसर, ये सब की अवेलेबिलिटी होना चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जो कन्फाइंड स्पेस, इसका एक्सेस एंड जो आने जाने का जो रास्ता, तो वी हैव टू थिंक हाउ आवर रेस्क्यू अरेंजमेंट विल बी, और उसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। Review control measures carefully and improve, extend or replace them as necessary to ensure adequate control. Ensure reviews take place at particular intervals in the event of significant change into the plant process. Before allowing entrant, the department ensure isolation of all hazardous services entry to prevent introduction of any material, contaminant agents or harmful to the people occupying in the confined space. इसके बारे में हम लोग बात कर लिए। तो पॉजिटिव आइसोलेशन इज नेसेसरी बिफोर वर्किंग इन ए कन्फाइंड स्पेस, तो परमिट ही नहीं मिलेगा आपको। एक्टिवेशन ऑफ एनी इक्विपमेंट और सर्विस व्हिच में पोज रिस्क टू सेफ्टी ऑफ द कन्फाइंड स्पेस, ये तो ये सब चीज का पॉजिटिव आइसोलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो आइसोलेशन के लिए गाइडलाइन जो है हम आपको बता दिए थे। तो अगर remove closest valves, spool piece, expansion joint and piping leading to the confined space, and do blanking, capping or blinding of the open end of the pipe leading to the confined space। तो ये पहला गाइडलाइन है कि आप कोई स्पूल को इम्प्रूव करिए एंड उसमें कैपिंग या ब्लाइंडिंग कर दीजिए, ठीक है। तो आइडेंटिफाई ब्लैंक, कैप ब्लाइंड टू द इंडिकेट इट्स पर्पस, तो उसको पहले आपको आइडेंटिफाई करके रखना है। Ensure material of construction for blank, cap and blind and is compatible with liquid, vapor or gas which they are contact। तो जो भी हम लोग कैपिंग करेंगे या ब्लाइंड करेंगे, जो भी मटेरियल से करेंगे, तो उसका कंपैटिबिलिटी हम लोगों को चेक करना है, जो भी मटेरियल उस पाइप के अंदर रहता है। और इट इज ए करोसिव मटेरियल और हम सिंपल MS प्लेट से करते हैं तो दैट कैन ऑल्सो गेट्स करोडेड, तो उसका कंपैटिबिलिटी हम लोगों को चेक करना है। जो भी ब्लैंक, कैप या ब्लाइंड हम इस्तेमाल करते हैं फॉर पॉजिटिव आइसोलेशन।
एंड उसका जो स्ट्रेंथ है उसको भी हम लोगों को ध्यान देना है कि पाइपलाइन में जितना प्रेशर है उसको वो विथस्टैंड कर सके. इंसर्ट सुटेबल ब्लैंक और ब्लाइंड इन पाइपिंग बिटवीन द फ्लेंजेस as close as practicable to the confined space. तो confined space के जितना नजदीक होता है उतना नजदीक में आप पॉजिटिव आइसोलेशन करिए. जो ब्लैंकिंग ब्लाइंडिंग जो भी करते हैं, जो नियरेस्ट वाल्व होगा वहीं पे करिए, यानी बहुत दूर पे मत करिए. डिस्प्ले ब्लॉक डायग्राम इंडिकेटिंग ब्लैंकिंग पोजीशन एट साइट फॉर ए एंड बी क्लास. उसका ब्लॉक डायग्राम साइट पे डिस्प्ले होना चाहिए एज पर गाइडलाइन कि पॉजिटिव आइसोलेशन कहाँ पे करना है. रिमूव ऑल सब्सटेंस व्हिच मे लाइकली टू प्रेजेंट ए hazard टू द पर्सन हु एंटर द कन्फाइंड स्पेस. ब्लैंकिंग करने के बाद कन्फाइंड स्पेस को खाली करिए एंड उसको क्लीन करिए, रिमूव करिए जो भी उसके अंदर में hazardous सब्सटेंस हो सकते हैं. Before entry is permitted to the confined space, isolate all rotary equipment associated with the confined space. Reduce equipment with store energy including hydraulic, pneumatic, electrical, chemical जो भी है उसके अंदर में जो भी equipment है कोई भी एनर्जी है उसका पॉजिटिव आइसोलेशन पहले आप कर लीजिए. ठीक है. तो जो भी अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी है, फिजिकली डिस्कनेक्ट इलेक्ट्रिक पावर, लॉकआउट टैग आउट का प्रोसीजर उसको फॉलो करिए तो आप लोग अवेयर है पॉजिटिव आइसोलेशन के गाइडलाइन के हिसाब से. इंश्योर की विद द कस्टडी इन ऑपरेशन. जो तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाते हैं, यू ऑल आर अवेयर अबाउट द पॉजिटिव आइसोलेशन प्रोसीजर. तो उसमें जो भी अंदर में कोई भी एनर्जी सोर्स का कोई भी इक्विपमेंट है दैट हैज बीन आइसोलेटेड एज पर द गाइडलाइन ऑफ पॉजिटिव आइसोलेशन. लॉकआउट टैग आउट एंड लास्ट वन इज ट्राई आउट. ठीक है. Yeah, sir. Try out. ओके. तो ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग भी बात करनी है. ठीक है. तो यहाँ पे वही चीज है जो कि कंट्रोल मेजर्स, contaminants may be present, should be removed. Concerned department ensure confined space is cleared of contaminants by use of suitable purging agent. Department ensure that a suitable medium is used for purging and ventilation for confined space. तो purging के लिए कौन सा medium है? Then you have to decide. Ensure contaminants removed from the confined space are adjusted to a location where they create no hazard. तो ये एक important चीज है. जब भी हम purging out करते हैं तो जो भी भेंट है तो उसका लोकेशन ऐसा होना चाहिए कि भेंट से जो गैस निकलेगा, मान लीजिए टॉक्सिक गैस था, कोकोबन गैस था, तो इट शुड नॉट क्रिएट hazard फॉर अदर्स. तो एक सेफ लोकेशन में उसको एडजस्ट होना है. तो उसके बारे में भी हम लोगों को ध्यान देना है कि भेंट किधर होगा. इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ कन्फाइंड स्पेस बाय नेचुरल और फोर्स्ड और मैकेनिकल मीन्स बाय मेंटेनिंग ए सेफ एटमॉस्फेयर. तो वेंटिलेशन सिस्टम भी आपको वहां पे प्रोवाइड करना है. नेचुरल वेंटिलेशन हो सकता है, फोर्स्ड वेंटिलेशन हो सकता है. तो हीरा जो हम लोग बनाएंगे रिस्क असेसमेंट और हीरा, वी शुड यूज द फॉर्मेट HSMS वास 642401 जो स्टैंडर्ड हीरा का फॉर्मेट है. एंड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ हमारा जो रिकैलिब्रेटेड रिस्क मैट्रिक्स उसको यूज करके वी हैव टू प्रिपेयर द हीरा डॉक्यूमेंट. ठीक है. वेयर हॉट वर्क or use of electrically or mechanically operated machines are unavoidable inside the confined space. तो यहाँ पे बोला गया है कि हीरा आपको स्पेसिफिक केसेस में बनाना है, बट आप हर जगह पे बना सकते हैं. और जहाँ पे हॉट वर्क है या इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली ऑपरेटेड मशीन्स आर अनअवॉइडेबल, अगर आपको इस्तेमाल करना है इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस, यू हैव टू प्रिपेयर ए हीरा डॉक्यूमेंट. एक पहला क्लॉज है. सेकंड क्लॉज है वेयर एनी इक्विपमेंट सिस्टम एसोसिएटेड विद द कन्फाइंड स्पेस इज टू बी केप्ट इन रनिंग कंडीशन फॉर एडजस्टमेंट, चेकिंग, वेंटिलेशन एंड अदर पर्पस. मान लीजिए अंदर में आपको कोई एक मूविंग इक्विपमेंट रखना है या कोई भी इक्विपमेंट को रनिंग कंडीशन में रखना है. ठीक है. फॉर वेंटिलेशन हो गया या फॉर एडजस्टमेंट हो गया, फॉर कैलिब्रेशन हो गया, आप कुछ चेकिंग के लिए रख रहे हैं तो उसके लिए भी आपको हीरा बनाना है. एक्सेप्शन और एग्जेम्पशन टू बी ऑब्टेन फ्रॉम चीफ सेफ्टी. अगर आपको कुछ एक्सेप्शन या एग्जेम्पशन चाहिए जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन को आप वायोलेट करना चाहते हैं या उसको ओवरराइड करना चाहते हैं, यू हैव टू गेट क्लियरेंस फ्रॉम चीफ सेफ्टी. मोreover, wherever electrically operated equipment is to be inside in the confined space,
the extension board are kept outside and electrical cable must not have any joint in between. ये हम लोगों को ध्यान रखना है. पोर्टेबल हैंडहेल्ड इक्विपमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं, बट जो एक्सटेंशन बोर्ड है दैट विल रिमेन आउटसाइड द कन्फाइंड स्पेस, एंड जो केबल अंदर जाएगा which will in which the handheld equipment will be operated, there should be no joint in between. ठीक है. तो कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो एटमॉस्फेयर रहता है उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन है, जो कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, टाटा स्टील का स्टैंडर्ड है, ओसा का गाइडलाइन, उसके हिसाब से कन्फाइंड स्पेस should have a safe oxygen level that is 19.5% to 23.5%. तो ये इसके बीच में होना चाहिए. बिलो 19.5 होगा देयर विल बी एस्फिक्सिएशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमारा डेथ हो सकता है, एंड 23.5 में होगा तो ये एक्सट्रीम जो एक्सेस ऑक्सीजन होगा दैट विल इंक्रीज द चांस ऑफ फायर. ठीक है. कन्फाइंड स्पेस इज फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर, तो यहाँ पे टेम्परेचर की गाइडलाइन नहीं है, बट इट शुड नॉट अनकंफर्टेबल कंडीशन में नहीं होना चाहिए. जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. कन्फाइंड स्पेस इज फ्री फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटामिनेंट. एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू hazard identified in the risk assessment. जो एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग है, तो जो आपका हेरा डॉक्यूमेंट है जो उसमें आइडेंटिफाई किए उसी हिसाब से होना चाहिए. नहीं तो जो कॉम्पिटेंट पर्सन का अगर वहां पे कुछ ऑब्जर्वेशन से गाइडलाइन से कि आपको इतना इंटरवल में एटमॉस्फेरिक कंडीशन को मॉनिटर करना है, चेक करना है, या कंटिन्यूअसली वी हैव टू इंस्टॉल ए मॉनिटरिंग सिस्टम, देन वी हैव टू डू दैट. ठीक है. Where it is not applicable to provide safe oxygen level or safe atmosphere, provide suitable personal protective equipment or artificial respiratory system. तो जहां पे आपको लगता है कि it is not possible, safe oxygen level provide नहीं कर सकते, तो work should be done by wearing a artificial respiratory system. जो गैस मास्क अवेलेबल है उसको पहन के हम लोग काम कर सकते हैं. When there is a chance of variation in atmospheric condition, अगर आपको लगता है कि वहां पे atmospheric condition change हो सकता है, for category A and B confined space, ensure continuous monitoring using online gas detector or personal detector. ठीक है. Compliance to exposure standard is mandatory where relevant standard has been incorporated into legislation. तो जो भी हमारा standard requirement है, threshold limit value है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसेंट्रेशन 50 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए. दैट इज थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू इन ए टाइम वेटेड एवरेज. पर कन्फाइंड स्पेस इट शुड नॉट एक्सीड 35 ppm. ठीक है. तो ये सब गाइडलाइन हम लोग को याद रखना है कि कन्फाइंड स्पेस से अगर काम करना है तो हम लोग नॉर्मल थ्रेशोल्ड लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करना. उसके लिए आपको अगर लगता है कि नहीं यहाँ पे वेरिएशन हो सकता है कन्फाइंड स्पेस में, देन वी हैव टू इंस्टॉल ए ऑनलाइन गैस मॉनिटरिंग सिस्टम. ठीक है. और एक है, अगर कोई वहां पे एक्सप्लोसिव वेपर का चांसेस हो सकता है, तो एक्सप्लोसिव वेपर में दो लिमिट होता है. एक होता है लोअर एक्सप्लोजन लिमिट और एक होता है अपर एक्सप्लोजन लिमिट. लोअर एक्सप्लोजन लिमिट क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल बाय वॉल्यूम इन एयर व्हिच इज कंबस्टेबल, दैट इज कॉल्ड लोअर एक्सप्लोजन लिमिट और लोअर फायर लिमिट. मतलब अगर यहाँ पे एयर है, एक एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे मिनिमम कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल होगा तो दैट विल बी ए कंबस्टेबल मिक्सचर. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन को लेते हैं, 4% हाइड्रोजन इन एयर इज कंबस्टेबल. अगर 3% हाइड्रोजन होगा तो ये क्या है कि एयर की वॉल्यूम ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, दैट्स व्हाई द मिक्सचर इज नॉट कंबस्टेबल. तो मिनिमम 4% ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय वॉल्यूम इन एयर टू फॉर्म ए कंबस्टेबल मिक्सचर. तो दैट इज कॉल्ड लोअर एक्सप्लोजन लिमिट, राइट. एंड अपर एक्सप्लोजन लिमिट द मैक्सिमम फ्यूल कंसेंट्रेशन इन द एयर. जैसे कि हाइड्रोजन के लिए अगर देखेंगे, इट इज 77% ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेस्ट ऑफ एयर, दैट इज 23% एयर इज कंबस्टेबल. तो वहां उसको बोलते हैं अपर एक्सप्लोजन लिमिट और अपर फायर लिमिट. बियॉन्ड दैट कंपोजिशन, अगर 80% ऑफ हाइड्रोजन इज देयर एंड 20% ऑफ एयर इज देयर, देन एयर इज नॉट सफिशिएंट टू बर्न द हाइड्रोजन. तो वहां पे एयर की वॉल्यूम कम होगा. द मिक्सचर इज वेरी रिच इन फ्यूल. तो यहाँ पे मिक्सचर इज वेरी लीन इन फ्यूल. तो ये होता है लोअर एक्सप्लोजन लिमिट, ये होता है अपर एक्सप्लोजन लिमिट. अगर कन्फाइंड स्पेस हमको काम करना है
तो जो एलईएल का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए कोई भी गैस की कंसेंट्रेशन, ठीक है। अगर उसमें हमको हॉट वर्क अगर कोल्ड वर्क करना है तो लेस देन 5% ऑफ एलईएल शुड बी देयर फॉर हॉट वर्क, ठीक है। अगर लेस देन 25% है देन आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वहां हॉट कोल्ड वर्क भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके स्पार्क में भी आग लग जाए। तो एलईएल का 5%, अगर एलईएल 4 है तो 50 का 5%, राइट। तो सेफ एटमॉस्फेयर इन कन्फाइंड स्पेस में जब हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट दैट इज मिनिमम 19.5 एंड मैक्सिमम इज 23.5, तो 23.5 से होने से क्या होता है दैट ऑक्सीजन एनरिच्ड एटमॉस्फेयर कैन कॉज मटेरियल्स टू बर्न मोर विगरसली देन इफ दे वुड नॉट नॉर्मल बर्न इन एयर। अगर कहीं पे कोई टेबल के ऊपर कोई लकड़ी का टेबल है, उसमें अगर आप एक मैच स्टिक रखते हैं तो टेबल पे आग नहीं लग जाता है, नॉर्मली लगता है। हेलो, नहीं लगता है। अबे ऑडिबल? हाँ, यस नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या होता है थोड़ी देर के बाद तो वहां पे देखिए काला सा स्पॉट हो जाएगा और मैचिक स्टिक जल के बुझ जाएगा। बट वहां पे अगर आप ऑक्सीजन पाइप से वहां पे ऑक्सीजन दीजिएगा देन टेबल विल बर्न। आप लोग एसएमएस में कभी लॉन्चिंग करते हुए देखेंगे तो वहां पे जस्ट एक कागज में आग लगा के स्टील जैम के ऊपर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो इतना ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम वहां पे जनरेट होता है एंड देयर इज ए रिएक्शन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन, एंड इतना ज्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है कि वहां पे स्टील मेल्ट हो जाता है। तो ऑक्सीजन विल इंक्रीज द चांस ऑफ फायर एंड थोड़ा सा भी इसको चिंगारी मिलेगा तो जैसे लगेगा कि पेट्रोल छिड़का हुआ उसमें आग लग जाए, ठीक है। तो दैट्स हाउ ऑक्सीजन एनरिचमेंट इज वेरी डेंजरस। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी भी होता है, अगर ब्रीथिंग हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन फॉर ए प्रोलॉन्ग टाइम ये आपके सेल मेम्ब्रेन्स को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन एनरिचमेंट का डेंजर है। एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो आपका अस्फिक्सिएशन हो सकता है। 6% से बिलो ऑक्सीजन में रेस्पिरेटरी अरेस्ट एंड हार्ट बीट भी स्टॉप हो सकता है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में आदमी का डेथ भी हो सकता है एंड हाई ऑक्सीजन एनरिचमेंट में दिट विल बी सीरियस फायर hazard। ठीक है, तो कुछ गाइडलाइन है और रिस्क कंट्रोल के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट इंश्योर दैट नो पर्सन एंटर कन्फाइंड स्पेस विदाउट एंट्री परमिट, इंश्योर एंट्री परमिट इंक्लूड प्रिकॉशन एंड नेसेसरी फॉर सेफ एंट्री एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, provide entry permit to person responsible for direct control of work in a confined space, ensure persons involved in work understand and comply with contents of entry permit, ensure entry permit state that period of validity मतलब आपकी permit की validity होनी चाहिए जब भी आप काम कर रहे हैं, ensure permit is revalidated whenever it becomes evident that the duration of work will involve one of the following: change in person, significant break in continuity, significant change in atmosphere, then आपकी परमिट को रीवैलिडेट करने की जरूरत है। अगर चेंज इन एटमोस्फियर, देयर इज ए सिग्निफिकेंट चेंज इन एटमोस्फियर, सिग्निफिकेंट ब्रेक इन वर्क कंटिन्यूटी और सिग्निफिकेंट चेंज इन पर्सन, दोज हु आर वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेस, अगर ये होता है देन परमिट को रीवैलिड करना हो। Record name of each person entering confined space, ensure concerned department provide attendance, तो एक अटेंडेंट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लोग काम करते हैं एंड द पर्सन आउटसाइड रिमेन आउटसाइड ए कन्फाइंड स्पेस इज कॉल्ड अटेंडेंट एंड इसकी प्रेजेंस कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। एंड अगर इसको जगह छोड़ के जाना है, एक रिलीवर आएगा देन ही कैन हैंड ओवर द जॉब टू द रिलीवर एंड ही कैन देन गो आउट, otherwise he should not be absent from his job at any time। So communication between crew member and entrance should be there, that में वॉइस हो सकता है, रेडियो हो सकता है, हैंड सिग्नल, जो भी अप्रोप्रिएट मीन है। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन मीडियम होना
चाहिए। वी हैव टू इंश्योर कि क्या कम्युनिकेशन मीडियम है और ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। Concerned department should ensure appropriate sign and protective barriers are erected to prevent unauthorized person, provide proper equipment for personal protection, rescue, first aid and fire suppression। तो आपको जो भी रेस्क्यू अरेंजमेंट होगा उसका पर्सनल प्रोटेक्शन, रेस्क्यू, फायर एंड फर्स्ट एड, ये सब की अरेंजमेंट आपके पास होनी चाहिए। Ensure all equipment in use are in good condition and maintained properly। Ensure no person enter confined space unless attendant are present outside the confined space। जब तक अटेंडेंट नहीं आता है तब तक कोई भी confined space के अंदर में एंट्री किसी को नहीं करना है, क्योंकि उसको टाइम नोट करना है कि कौन अंदर गया कब नहीं। अगर अटेंडेंट नहीं आया है तो देयर नो पर्सन शुड एंटर द confined space। Ensure work in the confined space has been completed and all person has left before authorization for return to service। ठीक है। वेयर सुटेबल सप्लाइड एयर रेस्पिरेशन सिस्टम, अगर आपको सेफ एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, अगर वहां पे फॉल आ जा रहे आपको रेस्क्यू अरेंजमेंट की जरूरत है, देन आप विद सेफ्टी हार्नेस से जा सकते हैं वर्टिकल। दैट डिपेंड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर कन्फाइंड स्पेस। ठीक है। तो आप रेस्क्यू अरेंजमेंट के लिए हैंड ऑपरेटेड इक्विपमेंट फॉर सेफ रिमूवल, तो ये ट्राइपॉड टाइप का अरेंजमेंट को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर ए फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर इज लाइकली टू एग्जिस्ट, टेक प्रिकॉशन टू एलिमिनेट सोर्स ऑफ इग्निशन। वेयर प्रैक्टिकेबल, डू नॉट टेक सिलेंडर और कंप्रेस्ड और लिक्विफाइड गैस अदर देन यूज्ड फॉर ब्रीदिंग apparatus। तो कन्फाइंड स्पेस के अंदर में आपको कोई भी प्रेशराइज सिलेंडर या गैस सिलेंडर लेके नहीं जाना है। ठीक है। अगर गैस कटिंग वेल्डिंग करना है तो सिलेंडर विल बी रिमेन आउटसाइड। Ensure compressed or liquefied gas supply to equipment in the confined space is turned off at the cylinder valve when not in use। अगर अंदर में काम आपका नहीं हो रहा है गैस कटिंग, तो गैस कटिंग सप्लाई शुड बी कट ऑफ इन द रेगुलेटर दैट इज आउटसाइड द confined space। ठीक है। तो जो भी होज वगैरह सब यूज होता है गैस कटिंग के लिए, तो दैट शुड बी चेक्ड बिफोर यूज कि उसमें लीक नहीं होना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस में इसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वहां पे वेंटिलेशन नहीं है, गैस एक्यूमुलेशन हो सकता है। तो जो भी होज का जो कोई कंडीशन है गैस कटिंग सेट का, उसको हम लोगों को ठीक से चेक करना है बिफोर यूजिंग इन कन्फाइंड स्पेस। और उसका जो रूटिंग है उसके ऊपर ध्यान देना है कि ड्यूरिंग वर्क उसमें कहीं पे कहीं बेंड नहीं हो, उसके ऊपर कुछ मटेरियल ना गिरे, उसके ऊपर वेल्डिंग का छिटा ना गिरे, ठीक है, या उसमें कहीं कट ना आ जाए, उस सब के ऊपर भी हम लोगों को ध्यान देना है। तो जो भी हैंडहेल्ड इक्विपमेंट लेते हैं, गैस होज लेते हैं, उसकी रूटिंग कैसी होगी, ठीक है, कैसे उसको हम लोग लेके जाना है, सो दैट वी कैन अवॉइड द डैमेज ऑफ केबल एंड गैस होजेस, उसके भी हम लोगों को ऊपर ध्यान देना है ज्यादातर। ठीक है। अभी हम लोग आते हैं रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। पहले हम लोग देखते हैं कि एंट्रांट जो भी अंदर में काम करेंगे उनका क्या क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंट्रांट नीड्स टू नो अबाउट द हजार्ड ऑफ द कन्फाइंड स्पेस। एंट्रांट्स को अंदर में जो भी हजार्ड हो सकते हैं उसके बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए, और जो भी उनका इक्विपमेंट वो यूज करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो या कुछ गैस डिटेक्टर्स हो या जो हैंड टूल्स एंड टैकल्स हो, उसका प्रॉपर इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसका इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, वो सही है कि नहीं है, खराब हो जाएगा तो कैसे उनको पता चलेगा, गैस डिटेक्टर अभी काम कर रहा है नहीं कर रहा है कैसे पता चलेगा। दे शुड नो ऑल दीज थिंग्स। एंड कम्युनिकेट कैसे करना है अटेंडेंट के साथ, क्या कम्युनिकेशन मीडियम है उसके बारे में, उसको चलाना कैसे, ऑपरेट कैसे करना, उसके बारे में भी एंट्रेंट को पता रहना चाहिए। अलर्ट द अटेंडेंट व्हेनेवर ही रिकॉग्नाइज्ड warning sign of an exposure, recognize dangerous situation और detect any prohibited condition। अगर उसको कुछ ऐसा लगता है कुछ एक्सपोजर हो रहा है, कोई डेंजरस सिचुएशन है, दे शुड अलर्ट द अटेंडेंट इमीडिएटली। बाहर में जो अटेंडेंट रहता है उसको जल्दी बताना है। एग्जिट द कन्फाइंड स्पेस आज क्विकली। अगर उनको ऊपर से ऑर्डर आता है कि ऑर्डर टू इवैक्यूएट, कि आप तुरंत इवैक्यूएट करें विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, दे शुड इवैक्यूएट द कन्फाइंड स्पेस इमीडिएटली।
अगर वार्निंग साइन ऑफ hazard आप रिकॉग्नाइज, अगर आप अंदर में कुछ गैस मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए हैं और दैट इज शोइंग कि नहीं लैक ऑफ ऑक्सीजन अभी 18 हो गया, दे शुड इवैक्यूएट, उनको ये सब गाइडलाइन पहले बताना है कि ये अलार्म आने से आपको इवैक्यूएट करना है, उधर से आपको अटेंडेंट बोलना है तो आपको इवैक्यूएट करना है, अगर इस टाइप का डेंजरस सिचुएशन आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको इवैक्यूएट करना है, ठीक है। तो ये जो भी गाइडलाइन आप उनको पहले बताएंगे, दे शुड इवैक्यूएट व्हेनेवर ऑर्डर टू इवैक्यूएट, वार्निंग साइन आता है, प्रोहिबिटेड कंडीशन लगता है कि कुछ ऐसा कंडीशन दैट कैन बी प्रोहिबिटेड और उनको डेंजर है, एंड इवैक्यूएशन अलार्म, और ये सब होता है तो दे हैव टू इवैक्यूएट द कन्फाइंड स्पेस आज क्विकली। देन अटेंडेंट को क्या करना है, अटेंडेंट नीड्स टू नो द पोटेंशियल हजार्ड ऑफ द कन्फाइंड स्पेस, अटेंडेंट को कन्फाइंड स्पेस के हजार्ड के बारे में और उसके खतरे के बारे में, रिस्क के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। Beware of any behavioral symptoms indicating changes in entering condition, तो behavioral symptoms, ठीक है, जो भी एंट्रेंट का उसके बारे में उसको जानकारी होना चाहिए। अगर गैस रिलेटेड हजार्ड है, किसको कुछ सिम्टम्स दिख रहा है, किसको चक्कर आ रहा है, किसको वोमिटिंग लग रहा है, ठीक है, तो वो सब सिम्टम्स के बारे में भी अटेंडेंट को जरूर पता रहना चाहिए, सो दैट ही कैन ऑब्जर्व द अटेंडेंट एंड उसको वो आइडेंटिफाई कर सके। कंटिन्यूअसली मेंटेन एन एक्यूरेट काउंट ऑफ एंट्रेंस, जितने भी लोग उसके अंदर जाते हैं उनका एक एक्यूरेट काउंट उसके पास हमेशा रहना चाहिए। रिमेन आउटसाइड द कन्फाइंड स्पेस ड्यूरिंग एंट्री ऑपरेशन, ठीक है, जब तक वो प्रॉपर्ली रिलीव नहीं किया जाता तब तक उसको बाहर में ही रहना है। कम्युनिकेट विथ द एंट्रेंस, जब भी जरूरत है उसके साथ अंदर में जो भी लोग हैं उनके बीच में कम्युनिकेट करते रहना चाहिए कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, वर्किंग कंडीशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। He has to communicate as necessary. Monitor activity inside and outside the confined space and determine safe condition exist कर रहा है। अगर उसको लगता है कि कुछ unsafe condition है, he can order the entrant to evacuate immediately. Hand over duty to next person when he feel uncomfortable, अगर उसको uncomfortable लगता है तो then he hand over his duty to the next person and then he can leave the place. Call for emergency service, अगर उसको कभी लगता है कि नहीं कुछ इमरजेंसी आ गया, अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन आया, कुछ फायर हो गया, कुछ भी हो गया, he should call the emergency service immediately. Take following action when necessary if unauthorized persons are near the confined space. अगर unauthorized persons कोई confined space के पास आता है, उनको रोकना है, उनको समझाना, वहां से एंट्री नहीं करना देना, ठीक है, उनको रोक के रखना है, ये अटेंडेंट की जिम्मेदारी है। तो that's why attendant is very important, and without attendant there should not, the entrant should not enter the confined space. And what is the role and responsibility of supervisor? The supervisor should take the permit, he should know all the potential hazard inside the confined space. उसको ध्यान देना है कि जो भी टेस्ट करना है, जो नेसेसरी टेस्ट करना है वो टेस्ट हुआ है, जो सेफ्टी इक्विपमेंट की जरूरत है वो अवेलेबल है, फर्स्ट एड किट की जो जरूरत है वो साइट पे अवेलेबल है। एंट्रेंट इज एट द एंट्री पॉइंट, एंट्रेंट का रिलीवर है, जब उसको रिलीव करना है उसका रिलीवर आएगा तब जाएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड, जो भी लोग अंदर में काम कर रहे हैं एंट्रेंस से, दे हैव बीन प्रॉपर्ली ट्रेंड, उनको इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में पता है, काम कैसे करना है उसके बारे में पता है, रेस्क्यू प्लान के बारे में भी उनके पास जानकारी है। रेस्क्यू एंड इमरजेंसी का जो इक्विपमेंट है वो साइट पे अवेलेबल है, एंड रेस्क्यू करने के लिए जो लोग जरूरत है, रेस्क्यू टीम ऑल्सो वाज देयर एंड दे आर ट्रेंड ऑन द रेस्क्यू मैकेनिज्म। अगर वैसा नहीं है तो यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट, उनके पास एक रेस्क्यू टीम है, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट टू ट्रेन योर रेस्क्यू टीम हु आर इन्वॉल्व इन द वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेस। इंश्योर दैट मीन्स टू कम्युनिकेट इमरजेंसी, जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो अवेलेबल है, ठीक है। रिमूव अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स फ्रॉम द साइट। तो दीज ऑल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइट सुपरवाइजर। तो फर्स्ट एड के लिए आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट है नॉर्मल फर्स्ट एड, देयर शुड बी ए फर्स्ट एड बॉक्स एंड ए फर्स्ट एडर भी होना चाहिए हु इज ट्रेन्ड ऑन फर्स्ट एड, ठीक है। तो फर्स्ट एडर आपके पास एटलीस्ट कोई एक दो लोग होने चाहिए जिनको हाउ टू डू द फर्स्ट एड उसके बारे में जानकारी हो, एंड उनका नाम पता वहां पे भी डिस्प्ले होना चाहिए। The employer must ensure that the appropriate rescue and first aid procedure provision are planned. तो आपके पास फर्स्ट एड एंड
तो जो भी प्रोविजन है आपका रेस्क्यू अरेंजमेंट वो सब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपके पास ये सब इक्विपमेंट्स भी होनी चाहिए, डिटेक्टर्स होनी चाहिए, मॉनिटरिंग सिस्टम होनी चाहिए, ठीक है। कीप द एरिया इन एंड अराउंड कन्फाइंड स्पेस एज पर द रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन लेवल शुड बी 90 तो बात करनी हम लोग, ठीक है। इंश्योर दैट ऑल सेफ्टी रूल्स covered under this standard are read, understood and followed by the person working in the confined space. Governance structure कैसा होता है? Ownership of the confined space lies with Tata Steel line managers या जो इंचार्ज है, जो इक्विपमेंट का ओनर है, ठीक है। और कॉन्फाइंड स्पेस में कुछ चेंजेस आप करते हैं तो दैट शुड बी डन एज पर द मैनेजमेंट ऑफ चेंज प्रोसीजर, ठीक है। तो ये सब तो हम लोग बात कर लिए आपका डिक्लेरेशन। ये कुछ डेफिनेशन है जो कॉन्फाइंड स्पेस के साथ, ठीक है। एक्सेप्टेबल एक्सप्लोसिव लिमिट एंड लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट एंड अपर एक्सप्लोसिव लिमिट हम लोग बात कर लिए। कंट्रोल्ड स्पेस क्या होता है? अनएनक्लोज्ड और पार्शियली एनक्लोज्ड स्पेस वेयर अंडर नॉर्मल कंडीशन द एरिया हैज सेफ ऑक्सीजन लेवल एंड हैज नो कंटामिनेशन एंड नो रिस्क ऑफ एंगल्फमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल्ड स्पेस। एंड कन्फाइंड स्पेस, यू नो कि कन्फाइंड स्पेस किसको बोला है। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल्ड स्पेस एंड कन्फाइंड स्पेस। कॉम्पिटेंट पर्सन हम आपको बता दिए हैं, एंड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेंट पर्सन में हम आपको बता दिए हैं। कंटामिनेंट, एनी टाइप ऑफ डस्ट, मिस्ट, वेपर which can be harmful for the human health, that is called contaminant. Entrant, those persons who work inside the confined space are called entrant. Site supervisor आप जानते हैं, attendant जो बंदा बाहर में रहता है confined space के, those who register the in and out of the entrant is called the attendant, ठीक है। थैंक यू। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Now session is open for you all. या कुछ इसमें इंफॉर्मेशन हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं, हम नेक्स्ट सेशन करेंगे। एनी फीडबैक फ्रॉम योर सेल्फ? Any rule is there कि confined space का रिकॉर्ड हम लोग को 1 ईयर तक आर्काइव करके रखना है, सो दैट कि कोई बाहर से आए तो उसको दिखा सके स्टैट्यूटरी नॉर्म्स के हिसाब से? नहीं, 1 ईयर तक नहीं, आपके पास एक मास्टर लिस्ट होना चाहिए, उसका रिटेंशन पीरियड तो परमानेंट ही रहेगा। उसको आपको क्या करना है, एक मास्टर लिस्ट ऑफ कन्फाइंड स्पेस डिपार्टमेंट में होना है, ठीक है। दो जिसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं टू द डायरेक्टर फैक्ट्रीज ऑफ बॉयलर्स और चीफ इंस्पेक्टर फैक्ट्रीज, ठीक है। और वो जो मास्टर लिस्ट को हर साल आपको रिव्यू करना है। अगर मान लीजिए हम पिछला साल 10 कन्फाइंड स्पेस था, इस बार कुछ ऑगमेंटेशन हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, एक कन्फाइंड स्पेस हट गया तो उसको हटा देंगे, और कोई नया एडिशन हो गया तो एक नया ऐड करते हैं, ठीक है। इट शुड बी रिव्यू, जैसे हम लोगों का एसओपी है, एसओपी का रिटेंशन कुछ नहीं है, ठीक है। एसओपी तो परमानेंट है बट इट इज रिव्यूड वंस इन एवरी ईयर। तो दैट्स हाउ द कन्फाइंड मास्टर लिस्ट ऑफ कन्फाइंड स्पेस इज रिव्यूड एवरी ईयर। आपको इसका एक रिव्यू करना है। और ये रिकॉर्ड जो है सेफ्टी डिपार्टमेंट मतलब ओनरशिप है कि डिपार्टमेंट का? डिपार्टमेंट की ओनरशिप। थैंक यू। वो कन्फाइंड स्पेस के लिए जो सर्टिफिकेशन की जो क्राइटेरिया वो तो आप बताए थे, बट इसका एप्लीकेशन के लिए क्या है? एप्लीकेशन में सर्टिफिकेशन अगर करना है किसी को सर्टिफायर बनने के लिए, अच्छा, कॉम्पिटेंट पर्सन के लिए सर्टिफिकेशन लेना है, yes. तो उसका रूल है कि आपका जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है, दोज हु आर इन्वॉल्व इन लाइजनिंग पार्ट, ठीक है। आप कहाँ से बोलेंगे, टीएसके या टीएसके इंजीनियर? टीएसके ना, तो यहाँ से जो हमारा क्या नाम है, सुकांत जी, सुकांत या श्रीमंत के साथ आप इन टच रह सकते हैं, जो लाइजनिंग करते हैं डीओपी के साथ,
तो ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ से नॉमिनेशन भेजते हैं उनको कि सर ये हम लोगों का कॉम्पिटेंट पर्सन में रिक्वायरमेंट, हमारे पास इतने लोग हैं या लोग छोड़ दिए, अब इतना नंबर चाहिए तो ये पर्सन, ठीक है, तो उनके थ्रू हो जाएगा। अब हाँ, अब सुकांत या श्रीमत किसी भी बात कर सकते हो। थैंक यू। तो अगर कुछ नहीं है तो हम क्लोज करते हैं, बट आई विल शेयर ए फीडबैक लिंक इन चैट बॉक्स। आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिएगा प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। हम एक एमएक्स लिंक आपको फॉरवर्ड दे रहे हैं चैट बॉक्स में। थैंक यू ऑल। शुरू हो गया, मतलब बंद हो गई, आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, बंद हो गया, खत्म हो गया।